कहते हैं प्रकृति का रस उसके नदियों, पहाड़ों और जंगलों में बसता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश शर्मा अपने यूट्यूब चैनल हिडन नेचर ट्रेजर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नदियों के सहारे सहारे आपको प्रकृति की खूबसूरती के दर्शन कराना चाहूँगा। तो इसी कड़ी में हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं पब्बर नदी घाटी में बसे एक बहुत ही खूबसूरत गांव नरैन गांव का। तो आइए आप मेरे साथ साथ प्रकृति की इन खूबसूरत नज़ारों के दर्शन कीजिए। तो चलिए आज आपको मैं नरैन गांव की विविध पहलुओं के बारे में अवगत कराता हूं और यहाँ की आपको प्राकृतिक सुंदरता दिखाता हूं। तो चलिए करते हैं अपनी शुरुआत। इतिहास के कई पहलुओं को संजोए हुए नरैन गांव अपने आप में प्रकृति का एक अद्वितीय नमूना है। वैसे तो ये गांव अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीज़ें इस गांव में विद्यमान है जिसे कि आप प्रकृति का एक चमत्कार या प्रकृति की एक अभूतपूर्व देन कह सकते हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ही समृद्ध रहा है। हिमाचल की पांचों प्रमुख नदियां यमुना, रावी, सतलुज, व्यास और चिनाब बहुत ही ऐतिहासिक नदियां हैं, क्योंकि इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और पबर नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है और ये नदी अपने आप में ऐतिहासिक है। अगर इस क्षेत्र की अच्छे से खोज की जाए तो ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहुत सारे नए पहलुओं को जोड़ सकता है। तो आइए आपको इस खूबसूरत गांव के दर्शन कराते हैं स्थानीय लोगों की सहायता से और यहाँ पर बने कुछ खूबसूरत मंदिरों और प्राचीन अवशेषों के सहारे समझने की कोशिश करते हैं कि इस गांव का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा होगा और आज ये गांव कहाँ जा रहा है। देवदार और चीड़ के जंगलों के बीच घिरा ये बहुत ही खूबसूरत गांव देखिए, चारों तरफ हरे भरे सुंदर पहाड़, छोटी छोटी बहती नदियाँ, यहाँ के सीधे साधे लोग, सादा जीवन, अपने कृषि में मशगूल लोग। यहाँ की प्राकृतिक भव्यता आप देखिए और आइए आपको इस गांव में लिए चलते हैं। नाना जी नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? ठीक है महाराज। ठीक है नाना जी। हाँ जी, बढ़िया जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस गांव के बारे में? अब क्या कहना चाहूँगा जी, मैं क्या, इतनी जानकारी भी नहीं है चलो कोई बात गाँव नहीं, के आपका बारे में धन्यवाद। बहुत। देखिए दोस्तों, नाना जी नमस्ते। चाचा जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ जी। आप कुछ विचार रखिए इस गांव के बारे में।
ठीक है, आपका धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो इस क्षेत्र की मुख्य फसल सेब है, लेकिन अपने खाने लायक लोग कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं, जैसे कि मक्की, दालें, सब्जियां इत्यादि। शिमला ज़िले की नावर वैली में बसा यह खूबसूरत गांव, जो कि शिमला ज़िले की तहसील टिक्कर के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आइए अब हम इस गांव के मुख्य आकर्षण या मुख्य केंद्र देवता नारायण के मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं। प्राचीन काटकुनी की शैली में बना यह भव्य मंदिर शिमला ज़िले के एक प्रमुख मंदिरों में एक है। आप देख सकते हैं यह कितना विशालकाय मंदिर है। इसका प्रांगण बहुत ही बड़ा है, या यूं कहें कि शिमला ज़िले के सबसे बड़े प्रांगणों में से एक। इसकी ऊंचाई लगभग 50-60 फुट है और इसके चारों तरफ पहाड़, पुब्बर नदी की छोटी सी सहायक नदी, जिसे हम दोगड़ा रिवर कहते हैं, हरे भरे पहाड़। यहाँ के लोगों ने जंगलों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है या प्रिजर्व करके रखा है, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को एक संतुलित, आप कह सकते हैं, क्लाइमेट के रूप में मिलता है। यहाँ पर जो क्लाइमेट फ्लक्चुएशन है बाकी जगह से काफ़ी कम है और समय समय पर बारिश आती रहती है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी उतने अधिक नहीं है। हालांकि 2023 में ज़रूर इस क्षेत्र के लोगों को एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट देखना पड़ा था, लेकिन आमतौर पे देखा जाए एवरेजन तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अनुकूल और फसलों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप देखिए चारों तरफ हरे भरे पहाड़। आजकल सावन का महीना चल रहा है तो लोगों का आना जाना मंदिरों में लगा हुआ है। लोग शिवलिंग इत्यादि के दर्शन करने आते हैं। इस गांव में मिलने वाला शिवलिंग हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक, बहुत ही प्राचीन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और आगे आपको दिखाएंगे। आजकल जल स्तर नदियों का बढ़ा हुआ है, आप देखिए। सुबह सुबह पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ देवता नारायण का जल अभिषेक होता हुआ, आप देखिए, ये यहाँ की परंपरा का मुख्य हिस्सा, या यूं कहें पहाड़ों की परंपरा का एक अभिन्न अंग है। आपको हर मंदिर में लगभग इस प्रकार के वाद्य यंत्र मिल जाएंगे, जिसे वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ही बजाया जाता है और ये हर मुख्य मेले या समारोह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब देवता साहब की कहीं झांकी निकलती है या अन्य कोई शादी या समारोह के उत्सव में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए मंदिर के मुख्य पुजारी। सुबह सुबह कितना भव्य दृश्य है, चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती, और ऐसी खूबसूरती के बीच, प्रकृति के ऐसे सुंदर नज़ारों के बीच देवी देवताओं का जो पूजन है, ये पहाड़ की संस्कृति का एक बहुत ही अहम पहलू। आइए हम भी थोड़ा सा दर्शन करते हैं। जी, मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। हम रोज़ सुबह यहाँ प्राकृतिक जल से देवता साहिब की पूजा अर्चना करते हैं और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। इसको अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इसके दर्शन ज़रूर कीजिए और अनुभूति प्राप्त कीजिए यहाँ आके। फिर ये जो प्रथा है जलाभिषेक की, ये बहुत ही प्राचीन सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है
अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करने आएँ और यहाँ के जो आपको अनुभूति प्राप्त होगी उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अतः आपको से प्रार्थना है कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, इस मंदिर के दर्शन कीजिए और देवता साहिब नारायण की कृपा प्राप्त कीजिए। बस। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी अपना नाम बताइए आप। मैं राजेश शर्मा, ग्रोचक देवता नारायण। अच्छा जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मंदिर जिस शैली में बना है, आप इस शैली के बारे में ज़रा कुछ बताइए। ये शैली एक पुरानी इसमें बनी हुई है। इसमें ज़्यादा लकड़ और पत्थर का यूज़ होता है और इसमें जो प्रेगे वगैरह आज के ज़माने में तो प्रेगे लगाते हैं। पहले मानवी बोलते थे, हमारे क्रीर बोलते थे, वो लगती थी। उससे जो है भोंचल आया आपके जो ये भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंदिरों ये आज कम से कम 40-50 फुट ऊंचा होना ये मंदिर, अभी भी नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें मानवी और क्रील पले हुए, जिससे कि बिल्कुल कोई भी चीज़ इसमें हिलती नहीं है। इसलिए ये डर है। आज के समय में ऐसा है, प्रेगी कीले पड़ती है आज तो। जी। हाँ। हम ये जानते हैं कि जो हमारी हिमालयन बेल्ट है, जैसे जितना हिमालय का जो क्षेत्र है, ये विधि जो है उसकी बोला जाता है कि ये सबसे पुरानी विधि है, मतलब प्राचीन समय से ये विधि चली आ रही कंटिन्यूटी में, और इसका नाम काटकुनी बताया जाता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड, नेपाल और कश्मीर के क्षेत्रों में भी इसी विधि से बहुत प्राचीन समय के कुछ आप बोल सकते हैं कुछ मकानों के अवशेष विद्यमान है। हाँ जी, मकान भी इसी तरह से बनते थे पहले ना जी। जो काटकुनी के मकान बनते लकड़ पर। इसमें जो मंदिर का काम है, आज तो के ज़माने में ये है सीमेंट का काम होता है, रेत का। आज उस टाइम ना रेता होता था ना सीमेंट होता था। पहले लकड़ पत्थर बस इसी से मकान बनाए जाते थे। छत भी आज तो चादरों के छत लगते, उस टाइम पत्थरों के छत लगते थे। ये है जो। बाकी तो एक मंदिर हमारे पीछे है, वहाँ पर पांडु काल से वहाँ पर एक शिवलिंग है। शिव बोलते हैं कि वहाँ पर पांडु पहले रहे हैं। उन लोगों की वहाँ पर कुछ समय वहाँ उन्होंने बताया होगा। उतने के बाद एक शिवलिंग शायद हमने इधर तो उत्तराखंड साइड में इतना बड़ा शिवलिंग हमने कहीं भी नहीं देखा जितना। जी, ये हाँ तो जी, एक मतलब बहुत ही ऐसा विषय है, ये मतलब पर्यटन का एक केंद्र बन केंद्र। सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर कोई रिसर्च करने वाले आए थे, उन लोगों ने यहाँ रिसर्च किया है, जिसमें ये पता लगा कि यहाँ पर पहले गुरुकुल वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। अब हम चोगरे तो देखे नहीं है, चलो सुने हमने अपने नानों परनानों दादों से सुने भी ऐसा ऐसा ही है। अब आगे से आगे उसी इसमें हम भी चले हुए, हमने भी आगे अपने बच्चों को बता रहे हैं भाई इस तरह यहाँ था, जिसमें कि हर जगह पर यहाँ पर वो बनी हुई थी, हमारे बोलते थानिया जैसी बनी हुई थी ना जी। उस पर जैसे अब उस टाइम उतना ज्ञान में नहीं था भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। उस टाइम जैसे हमारी लेडीज़ वगैरह आती थी, वो 17 बोलते हमारे पेड़ को था एक ना जी, वो डंगरों के नीचे बिछाने के लिए वो आती थी। वो लोग उसमें बैठती थी, आराम करती। उस टाइम ये जानकारी नहीं थी कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें कोई पूजने के लिए है, कोई है। जब बात बात भी इसका रिसर्च उन लोगों ने किया, आज जी। उस जगह पर एक अच्छा पवित्र और एक बढ़िया स्थान है जहाँ पर पर्यटन के लिए आने के लिए भी। हाँ जी। बाकी जो ये मंदिर है ये 11 गांव का है। 11 गांव की पब्लिक यहाँ पर आती है। फिर उतने के बाद बाहर के भी आते हैं। पीछे जहाँ शिव महाराज की है वहाँ पर भी पब्लिक आती है, बाहर से भी आते हैं, अपने लोग भी खड़े होते हैं। जैसे आजकल सावन के व्रत चल रहे हैं, सोमवार के व्रत चल रहे हैं, तो जी, लेडीज जैसे वगैरह। कि सर ये पब्बर नदी की जो घाटियाँ हैं, इसका जो बोलते हैं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक है, इसका ऋग्वेद में इसका अच्छा खासा वर्णन मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, इसके बारे में कुछ बताइए। तो अब यही बस सुना है भैया ऐसी ऐसी चीज़ है, तो कई चीज़ें मिली भी है यहाँ पर। तो हाँ जी, तो जब खुदाई वगैरह हुई है उस टाइम मिली है।
में आज आदाज दोस्तों, वैदिक काल को जीवंत करती ये जगह जुड़ी है पांडवों से। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर वैदिक काल में एक गुरुकुल हुआ करता था, जिसकी कि कार्बन डेटिंग से इसकी जांच की गई है। और जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपना बहुत सारा समय यमुना नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में व्यतीत किया था। यमुना नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में व्यतीत किया था। तो आइए देखते हैं यहाँ पर मिले कुछ अवशेषों को, जिससे आपको ये पता चल सके कि क्या इस जगह का महत्व है और ये पर्यटन के लिए ये जगह कितनी वरदान साबित हो सकती है। ये जो अवशेष आप देख रहे हैं, ये पत्थरों की बनी आकृतियाँ, ये यमुना नदी और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में बहुतायत में पाई गई है। इसका सीधा सीधा विवरण वैदिक काल से गुरुकुलों के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि उस वक्त कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए पत्थर और लकड़ियों का ही मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ियाँ चूँकि पेरिशेबल होती है, तो इसलिए वो समय की मार को नहीं झेल पाई। लेकिन ये पत्थर और ये पत्थरों से बनी आकृतियाँ जैसे समय को भी चुनौती देते हुए अपनी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। आप देखिए इन्हें, कितनी सुंदर आकृतियाँ हैं ये। ये स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर इस अवस्था में रखी गई है। इससे पहले ये किसी और अवस्था में रही होगी। इनमें बहुत सारी नष्ट भी हो चुकी है। ये पत्थर और ये पत्थरों की आकृतियाँ हमारी एक बहुत ही समृद्ध सभ्यता का एक जीवंत नमूना ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जगह प्राचीन काल में सुनसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे अच्छी खासा जीवन था और बहुत ही सभ्य जीवन था। पहाड़ी क्षेत्र में मिलने वाली बावड़ी, जो कि एक प्राकृतिक जल के स्रोत से निकल के पानी को ऐसी विधि द्वारा बाहर लाया जाता है ताकि वो लोगों के पीने योग्य हो सके। और देवी देवताओं के जल अभिषेक के लिए भी इन्हीं बावड़ियों से पानी लाया जाता है। आप ये देखिए, ये भी बहुत प्राचीन काल की बनी बावड़ी। अब थोड़ा सा इसका लोगों द्वारा पुनर्उद्धार कराया गया है,
इसका पुनर्निर्माण कराया गया है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये मृत लोगों की याद में रखी हुई कुछ निशानियाँ। प्राचीन समय में क्या होता था, जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी कि उनकी याद में ऐसे पानी के किनारे पत्थरों में आकृतियाँ बनाकर या उनका नाम लिखकर रखा जाता था। ये भी एक हमारी सभ्यता का, हमारी प्राचीन संस्कृति का एक, आप कह सकते हैं निरंतर रूप, इसे आप कह सकते हैं, जिसे लोगों ने हमारे प्यारे प्यारे गांव में अभी भी संभाल कर रखा है या संजो कर रखा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।